हम एब्सेंट क्यों है? यस मैम। तो दिन से हम एब्सेंट क्यों है? मैम पहले वायरल हो गया था, फिर फंक्शन था। अच्छा, वायरल के बाद फंक्शन अटेंड हो जाता है ना, क्लास नहीं होती है ना। फंक्शन भी मैम वो ऑनलाइन था। मैम वो तो जाना ही पड़ना था ना। हाँ, तो क्लास तो ऐसे है ना, वो तो जानी पड़नी नहीं होती है। मैम वो क्लास के टाइम पे ही था। अच्छा, तो क्लास में आ जाता है, फंक्शन जरूरी थोड़ी होता है। किस चीज का फंक्शन था? मैम रिंग सेरेमनी थी ब्रदर की। तो इतना होनी नहीं थी? नहीं मैम। नहीं होनी थी, क्यों? मैम पता नहीं। साकेत, साकेत वो कौन? थैंक यू। प्रगव और जयंत, जयंत ने नहीं आना और अंबिका, ठीक है, एक साकेत रह गया। फाइन। कुल ऑनलाइन क्यों है हम आज? हम ठीक नहीं हो। नाउ रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, ये वाला जो मैं अब आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट भी है, प्लस दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर एंड रियलाइज कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन भी और होती है। पहले तो लिखो अलग से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, दिस इज एरिया ऑफ द लार्जेस्ट triangle that can be inscribed, that can be inscribed in a semicircle, in a semicircle of radius r units. Find the area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r units. प्रगव क्यों नहीं आया? नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं था किसी के बारे में, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, क्यों? See now we have radius r, एक सेमी सर्कल में लार्जेस्ट ट्रायंगल हमें फिट करना है। अब ये समझ लो क्यों, क्यों समझोगे जब आप 11th 12th में जाके मैथ्स करोगे, वहां डेरिवेटिव समझोगे कि व्हाई वी टेक दिस थिंग ओनली, ठीक है। अभी के लिए जो आपको याद करना होगा, यू ड्रॉ अ सेमी सर्कल जिसकी डायामीटर होगी कितनी? डायामीटर विल बी 2r। सेमी सर्कल ड्रॉ किया और इसमें एक ट्रायंगल हमने इंस्क्राइब किया है, और इस ट्रायंगल के एरिया को हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। समझ में आ गया? सो यू हैव ACB as the triangle, OACB as the semicircle, रेडियस इस सर्कल की है r यूनिट्स, हमें फाइंड करना है ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया। पहली बात तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा? ट्रायंगल ACB विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों होगा राइट एंगल ट्रायंगल? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो एंगल ACB इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। लिख भी सकते हो अगर 2 मार्क्स में आता है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस आल्सो। अब देखो एक चीज लगाना, ये ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम तभी होता है जब ये बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेसिकली आप बना रहे हो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि देखो अगर बेसिकली मैं आपको बहुत कॉमन सेंस वे में सिखाती हूँ ना, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये होगा ना फॉर्मूला। अब अगर आपने AC और BC को इक्वल कर दिया तो आपके पास जो रेडियस आएगी, जो साइड आएगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। मान लो ये भी x है और ये भी x है, दोनों अगर आइसोसेलेस ले रही हूं मैं, ठीक है ना, तो आप ले रहे हो हाफ इंटू एक्स। क्लियर हो गया इतना? राइट। और उसके बाद अगर मैं इसको आइसोसेलेस नहीं रखती, स्केलिंग रखती हूँ, तो इन दोनों के डिफरेंट जो उनका प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपने A लिया, यहाँ पे आपने B लिया, उस केस में होगा हाफ इंटू A इंटू B, ठीक है। तो सेम नंबर का स्क्वायर, एक नंबर उससे बड़ा एक नंबर उससे छोटा,
मान लो ये लेट मी जस्ट टेक वन सिंपल केस, मैंने लिया 5 and 5, आइसोसलेस लिया, आपके पास आएगा 25। ठीक है, तो अगर आपने एक साइड को बड़ा कर दिया, अगर मैं आइसोसलेस ट्रायंगल नहीं लेती, मैंने एक साइड को बड़ा कर दिया, इसमें दूसरी साइड अकॉर्डिंगली छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो जो अब इन साइड्स का प्रोडक्ट होगा वो 5 स्क्वायर से कम होगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट तभी अचीव होता है जब दोनों चीजें, दोनों साइड सेम हो जाती हैं। ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है, इसे प्रूव भी करते हैं जब हम आगे हायर मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद करोगे, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी मैक्सिमम लार्जेस्ट ट्रायंगल एरिया, तभी इसका सबसे बड़ा होगा जब ये आइसोसलेस ट्रायंगल होगा। 90 डिग्री भी होगा तो 90 डिग्री तो है ही है बच्चे, आइसोसलेस राइट ट्रायंगल होगा ये। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना सबसे आसान होता है, ये आइसोसलेस राइट ट्रायंगल है। हाँ, वो बता रही हूँ, उसका रीजन जो मैं आपको दे रही हूँ वो मैं बहुत जनरल वे में बता रही हूँ। देख, अगर मैं आइसोसलेस कह रही हूँ तो ये एक्स और एक्स लिया, एक्स और एक्स ली साइड, तो ये इसका एरिया हो गया हाफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? अगर मैं आइसोसलेस नहीं लेती तो क्या होगा, इसकी एक साइड छोटी, एक साइड बड़ी हो जाएगी एक्स से, एक साइड एक्स से छोटी, एक साइड एक्स से बड़ी, वो प्रोपोर्शनेटली जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा एक्स स्क्वायर से छोटा होता है। प्रॉपर प्रूफ है, 11th में अगर मैथ्स करोगे, डेरिवेटिव समझोगे तो प्रॉपर है। मैक्सिमम कब अचीव होता है? ठीक है, किसी भी चीज की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालते हैं ना, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक डब्बे में हम कितना फिट कर सकते हैं, या ब्रिजेस बनते हैं, या आपका ये जो फ्लाईओवर है, तो एट द मैक्सिमम एक टाइम पर वहां पे कितना लोड आ सकता है, इसके लिए प्रॉपर वर्किंग होती है। ठीक है, ये हायर कॉन्सेप्ट होते हैं, ये जब समझोगे। पर अगर ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आई जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट द एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल विल बी आइसोसलेस। राइट तो है ही है, आइसोसलेस होगा साथ में। और ये समझना कि एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है इस केस में, अगर साइड्स में वेरिएशन होगी तो उससे ज्यादा ही होगा। ठीक हो गया? जैसे 6 into 4 लिया, अगर मैंने 5 into 5 लिया है, एक को अगर 6 कर दिया, दूसरे को 4 कर दिया, प्रोडक्ट में आपका अपने आप ही डिफरेंस आ गया। समझ में आ रहा है ये चीज? राइट, अगर मैंने 5 into 5 लिया 25, आपने कहा एक नंबर को बढ़ा दो, एक को कम कर दो, एक को 6 कर दिया, एक को 7 कर, एक को 4 कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बना? 24। छोटा है ना 25 से, तो ये प्रूव होता है प्रॉपर। अगर आप एक्स भी लेते हो उससे भी प्रूव हो जाएगा। और इसका एरिया ना तब बहुत ईजी है निकालना। आपने इस ओ और सी को ज्वाइन कर दिया, आइसोसलेस है, ये ओसी परपेंडिकुलर होगा ए बी को, एरिया आ जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू ओसी, हाफ इंटू 2r इंटू आर। एरिया कितना बन जाता है? आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया? कोई आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं। हाँ जी, बोर्ड यहाँ है, वहां क्या है? कोई हमें पाइथागोरस नहीं लगाना कि मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूं जी, लिखूं एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। पाइथागोरस लगाएं फिर हम x की वैल्यू निकालें, कुछ नहीं सोचना। यहाँ पर आइसोसलेस ट्रायंगल बनेगा, इसका आप अगर मिड पॉइंट और ओसी को, सी पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे वर्टेक्स को, तो ये परपेंडिकुलर होगा टू ए बी, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये एक क्वेश्चन था विच आई फाउंड यस्टरडे, जो मुझे लगा मैं शायद करवा दूं, बाई चांस कहीं आपको सैंपल पेपर्स में दिख जाता है, बिकॉज लास्ट के 2-3 साल लगा लो ये क्वेश्चन कभी नहीं दिखा है पेपर्स में। ठीक है, तो अभी हो सकता है सैंपल पेपर्स में रिपीटेडली आ जाए हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट, जो आई से इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज याद भी रखनी है, और एग्जाम्पलर में 2-3 बार समझाई हुई है। ठीक है, एंड आई वुड एडवाइज एग्जाम्पलर से ये एक्सरसाइज जरूर करना, सारा का सारा जितने क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में है उससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता, बाकी सभी हो जाएगा। डिफरेंट सब इसमें कवर किए हुए हैं उन्होंने। राइट, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द रेशियो, find the ratio of the areas of two circles find the ratio of the areas of two circles, नहीं of inscribed circle, of circle inscribed, inscribed in a square
to that of circle circumscribing a square. Find the ratio of areas of the circle inscribed in a square to that of circle circumscribing a square. ये दो वे से होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब। और अगर मैंने इसके वर्टिसेस से पास करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कमस्क्राइब। आउटर वाला जो सर्कल होता है वो हमेशा होता है सर्कमस्क्राइब, आउटर वाला, और जो इनर होता है वो हमेशा होगा इंस्क्राइब। इंस्क्राइब एज द नेम आप इन से देख सकते हो, हमेशा क्या होगा? वो इन, अंदर है उसके, ठीक हो गया। तो कहते हैं ये जो सर्कल आउटर में है, मान लिया ये C2 है, और जो सर्कल इनर में है वो है C1, इनके एरियाज की रेशियो निकालनी है आपको, साइड दी होती है स्क्वायर की, ठीक है। तो इस केस में एक नंबर लेके चलते हैं या एक वेरिएबल लेती हूँ, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x यूनिट्स। समझ में आ गया? वो x लो, y लो, r लो, s लो, हमेशा एक रिलेशनशिप याद रखना है, चाहे आपको साइड दी हो, चाहे रेडियस ऑफ आउटर सर्कल दिया हो, ठीक है। अब अगर मैं आती हूं, आउटर सर्कल को एक बार भूल जाओ, इनर सर्कल पे आते हैं। क्या लगता है इस इनर सर्कल की मुझे रेडियस निकालनी है, तो क्या निकालूंगी? मुझे दिया हुआ है, लिखो, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x यूनिट्स। वो 10 दिया हो, 20 दिया हो, 30 दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है। साइड मैंने x ले ली, एक फॉर्मूला सा बना लेते हैं, है ना। तो अब मुझे बताओ कि साइड ऑफ द स्क्वायर तो आपके पास x है, इस साइड में और इस सर्कल की रेडियस या डायमीटर में कोई रिलेशनशिप दिखता है? रेडियस इज इक्वल टू या डायमीटर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जो भी इंस्क्राइब्ड सर्कल होगा इस तरह का, तो उसका डायमीटर लिख लो। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि इस केस में हमेशा क्या होगा? डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो जो इंस्क्राइब सर्कल है वो छोटा है ना सर्कमस्क्राइब से, तो मैंने उसकी रेडियस को लिख दिया r, तो स्मॉल r इज इक्वल टू x/2 यूनिट्स। साइड ऑफ द स्क्वायर x है, इसकी डायमीटर भी x है, इसकी रेडियस क्या हो गई? हाफ ऑफ x, x/2 बन गया। स्मॉल इंस्क्राइब सर्कल की रेडियस छोटा वाला है ना, तो स्मॉल r, छोटा सर्कल, रेडियस इन रेडियस हो गई, राइट, तो स्मॉल r। यूजुअली इन रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं एज कंपेयर टू जो बाहर सर्कल बनता है, सर्कमस्क्राइब वाला सर्कल। समझ में आ गया बच्चे इतना सबको? अब हम क्या करते हैं, यहां से ना बाहर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जूम में ना सर्कल्स बड़े अच्छे बनते हैं, जूम वाला व्हाइट बोर्ड, हाँ बहुत, मतलब दे हैव दिस आइकन्स ना, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है उनको ना, चेंज वगैरह करना था। चलो ये हमारा सर्कम सर्कल बना C2। अब इस सर्कम सर्कल को और मुझे इन सर्कल सर्कल स्क्वायर को कंपेयर करना है, सर्कम सर्कल को और स्क्वायर को। तो क्या लिखोगे? ये AC जो है ना स्क्वायर का डायगोनल है, और AC ही क्या होगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। अगर ये 90 है, AC एक कॉर्ड है सर्कल की, तो इट हैज टू बी अ डायमीटर। समझ में आ गया? प्रूफ कैसे करेंगे कि स्क्वायर का जो ये हमारा डायगोनल है वो डायमीटर ही है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इफ एन एंगल मेड बाय एन आर्क इज 90, आप मान लो AC एक कॉर्ड है सर्कल की, उसका सेंटर पे एंगल, जो उसका सर्कल पे एंगल बना है वो 90 है, तो इसका मतलब ये जो AC है वो क्या होगी? डायमीटर। कल आपको ये मैंने एक सर्कल दिया
और मैंने कहा जी ये भी ना डायामीटर है। अब आप बताओ ये एंगल क्या होगा, तो आप बड़े अच्छे से कहते हो मैम 90 डिग्री है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने एक ना कॉर्ड ऐसे ड्रॉ की ए बी, ठीक है, और जब इसका एंगल सर्कल पे लिया ना वो एंगल 90 है। अब इस इंफॉर्मेशन से आप ए बी के बारे में क्या बता सकते हो? ए बी इज द डायामीटर, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर किसी आर्क ने, किसी कॉर्ड ने सेंटर सर्कल पे एंगल 90 डिग्री का बनाया तो वो डायमीटर है। समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब अगर वो सरकम सर्कल है, लिखो इन दिस केस सरकम सर्कल, जो बाहर वाला सर्कल है उसका डायामीटर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना? अब मैं आपको कहूं कि स्क्वायर की साइड दी होगी, आपको सर्कल निकालना है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आउटर सर्कल की रेडियस देते हैं, उससे हमें बाकी दो चीजें निकालनी होती हैं। समझ में आ गया? तो आपको बस इतनी चीज याद रखनी है, हमें कंपैरिजन कैसे करनी है। तो आई डोंट गो मच इनटू फॉर्मूलाज, मैं कभी फॉर्मूलाज नहीं रटवाती हूँ। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि वहां बैठकर, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार होता था, आई यूज्ड टू फॉरगेट द फॉर्मूला एंड गेट कंफ्यूज कि इसमें √2 आएगा कि उसमें √2 आएगा। वो 10 मिनट सोचने के अच्छा है कि मैं बस ये फिगर ड्रॉ करूं और ये याद रखूं कि डायमीटर है, ये डायगोनल है, और ये डायमीटर है, ये साइड है। समझ में आ गया? तो डायमीटर वैसे क्या होता है, डायमीटर ऑफ द स्क्वायर अगर x दिया हुआ है तो वो होता है √2x। समझ में आ गया? तो डायमीटर 2r आ गया, दिस इज आउटर रेडियस, सर्कम रेडियस, √2x बाय, नींद क्यों आ रही है इतनी, लिख ले बैठ कर, तुम तो बेसिक के बच्चे हो ना, तभी नींद आ रही है। हाँ पर ये क्वेश्चन ना केस स्टडी में आ सकता है। क्लियर हो गया इतना? टेस्ट है क्या साइंस का आज? साकेत क्यों नहीं आया? चलो नेक्स्ट हमारे पास अब आएगा, हमें रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है ना, ऑफ द इन सर्कल टू सर्कम सर्कल, पाई स्मॉल आर स्क्वायर टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये पाई सिर्फ दिखाने के लिए लिखना होता है, इसका कोई काम नहीं। और कोई 22/7, कोई 3.14 मत डालना, चाहिए रेडियस आपको 5, 6, 7, 8 कुछ भी दियो। समझ में आ गया? यहां पर हमने क्या निकाला था, x/2 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, x/√2 का होल स्क्वायर, x²/4, x²/2। ठीक है, कट कर दे बच्चे, वरना √2x/2 लिख लो, उसको स्क्वायर कर दो। समझ में आ गया? अब इसकी रेशियो निकालते हो। बेसिकली रेशियो में कंफ्यूज जब हम कैंसिलेशन में होते हैं, कुछ नहीं है, रेशियो का मतलब है आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो। समझ में आ गया? ठीक है, तो जब इन दो नंबर्स को आप डिवाइड करोगे तो आप कैंसिल कैसे करोगे, आप लिखोगे x²/4 इज टू सॉरी इनटू 2/x², ये कट गया, ये 1 2। तो इन सर्कल टू आउटर सर्कल का रेडियस क्या है, सॉरी एरिया क्या है, 1:2। ठीक है, इन सर्कल टू सर्कम सर्कल रेशियो ऑफ एरियाज इज 1:2। फॉर्मूला बेटा स्क्वायर का, अगर आप डायगोनल निकालना चाहते हो तो ये स्क्वायर है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी x, ये भी x, हाँ, x² + x² इज इक्वल टू AC²। ठीक है ना? तो ये 2x² हो गया, तो √2x। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, साइन 45 यूज कर लो, जैसे मर्जी कर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? अब इसका आउटर अदर वे राउंड करते हैं। हमने सर्कल के अंदर स्क्वायर ड्रॉ किया था, है ना? सेम ही है कि डिफरेंट होता है? सेम ही है। नेक्स्ट लिखो, एक सर्कल है, उसके अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, एक सर्कल है, उसके अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। आपको ना इस सर्कल के या इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस मेंशन किए होंगे, लेट मी से 3 and 4।
और कहा जाता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. A rectangle is inscribed in a circle. बात तो वही आ जाती है. A rectangle is inscribed in a circle. Sides of rectangle 3-4 लिया है, इसको 4-3 ले लो अगर पिक्चर के साथ हमें चलना है. 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, अदरवाइज फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल लिख देते हैं. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो इस केस में भी क्या होगा, इफ यू जॉइन द डायगोनल ऑफ rectangle it will become the diameter of the circle. ठीक है, ये भी वही रूल होगा. 90 डिग्री एंगल है तो AC is the diameter of circle is equal to diagonal of rectangle. पाइथागोरस से AC आ गया 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और रेक्टेंगल का इन सर्कल कभी नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता, लेंथ और ब्रेड्थ में डिफरेंस होगा, है ना. अगर मैंने इसी के अंदर सर्कल बनाना तो कोई ऐसा सर्कल जो चारों साइड्स को टच करता हुआ जाए, नहीं होगा ना. हाँ, तो रेक्टेंगल में एक अकेला सर्कल नहीं बनता, ऐसे 2-3 सर्कल्स बन सकते हैं. समझ में आ गया, इतना हमें क्लियर है. फाइन, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखती हूँ, सॉल्व करो उसे. दिख लिया इतना. मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का करवा दिया था ना. इन सर्कल का रेडियस होता है 1/3 ऑफ हाइट. करवाया तो था, नहीं मुझे याद है करवाया था. एक ट्रायंगल है जो कि है इक्विलेटरल, इसका एक सर्कम सर्कल ड्रॉ किया है, इसका एक इन सर्कल ड्रॉ किया है. सैटरडे को करवाया था ये. 32 यूनिट्स जब रेडियस थी. हाँ, तो हमें इन दोनों के एरियाज को कंपेयर करना है. तो एरियाज का फॉर्मूला क्या होता है कंपैरिजन का, AO जो है वो होगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, जिसको हम बोल देते हैं सर्कम रेडियस. OD हो जाएगा रेडियस ऑफ इन सर्कल, जिसको हम बोल देते हैं इन रेडियस. AO is 2/3 of height of triangle. In radius is 1/3 of height of triangle. और हाइट होती है √3/2 of side. एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बताया है, ये फॉर्मूला होता है. जो AD है वो ऑल्टीट्यूड भी है और वो मीडियन भी है. सेंट्रॉइड जो होता है वो डिवाइड करता है 2:1 की रेशियो में. तो 2/3 पोर्शन जो है वो सर्कम रेडियस है, 1/3 पोर्शन जो है वो इन रेडियस. एंड दैट हैपेंस ओनली इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो हमें करना क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना. तो इसमें जो बेस है दैट इज साइड और हाइट होती है √3/2 ऑफ साइड. तो आपकी जो हाइट है वो है √3/2 ऑफ साइड. आप सर्कम रेडियस भी निकाल सकते हो और इन रेडियस भी निकाल सकते हो. समझ में आ गया इतना. एंड दैट इज ओनली फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल और सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. समझ में आ गया. नेक्स्ट लिखो, द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल, द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल. आपका कल टेस्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स का. ठीक है, परसों अगर रिवीजन हुई, टेस्ट की रिवीजन हुई तो वो, अदरवाइज मैं आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करवा दूंगी. ठीक है ना. मैम ने आपको कुछ बताया क्या डिलीटेड है उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम में? फ्रस्ट्रम तो डिलीटेड है वो मुझे पता है.
आपकी इनिशियल वाली कोई एक्सरसाइज दिखता है कि नहीं? नहीं है, है ना, सिर्फ फ्रस्टम बीट है। हाँ जी, कुछ याद है इसका, इसके बारे में क्या लिखते हैं? इस केस में जो सिंगल लाइन याद करनी होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। बस इस चीज को याद रखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे मार्क कर लो, इस चीज को याद रखो, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे सॉल्व होगा। और अब कोशिश करो कि सॉल्व होता है कि नहीं। हाँ जी, ये बुक का ही क्वेश्चन है, कर ले। नींद आ रही तो चले जाओ, ऐसे क्लास में क्यों बैठे हो? कहाँ लिखा है क्वेश्चन? ये वाला, इसका फॉर्मूला वगैरह कुछ भी लिखा नहीं हुआ, बस उसको ड्रॉ किया, 10 खत्म। उसके बाद मैंने ट्रायंगल भी करवा दिया। पता क्या है बेटा, मुझे पता है तुम कितना इंटरेस्टेड यहाँ बैठकर पढ़ रहे हो, मुझसे आर्ग्यूमेंट करने से तो कुछ नहीं होने वाला। सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। इस चीज को याद रखना है और ये पूरा क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। आप अब पहले इस केस में निकाल क्या सकते हो? सर्कमफ्रेंस निकालोगे, रेडियस गिवन है। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 35, 220 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया? 220। अब वो कहते हैं कितने रेवोल्यूशंस बनाए 1 मिनट में, स्पीड कितनी होनी चाहिए? 66 किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाट डज द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर शो? क्या होता है इसका मतलब? कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया? 66। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर कितना होगा? 66 किलोमीटर, है ना। उसने कहा कितनी रेवोल्यूशंस बननी चाहिए ताकि डिस्टेंस स्पीड मेंटेन हो 66 की, तो हमने कहा 1 घंटे में कवर होता है 66, मुझे चाहिए 1 मिनट में। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? 66/60, 1.1 किलोमीटर, है ना। अब जो व्हील है वो फ्लैट सरफेस में कवर करती है 220 सेंटीमीटर, उसको चलाना है तुम्हें 1.1 किलोमीटर चलाना है, 1.1 किलोमीटर, और वो स्टेप ले रही है इतना, डिस्टेंस कवर करना है इतना और वो ले रही है इतना। तो हमें दोनों को क्या करना है? पहले तो यूनिट्स को सेम करेंगे। तो इट्स इजी फॉर मी टू कन्वर्ट किलोमीटर्स टू सेंटीमीटर्स, है ना। तो 1.1 ये 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया मीटर्स, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया सेंटीमीटर, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। समझ में आ गया? ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, इतना डिस्टेंस कवर करवाना है, वो स्टेप ले रही है 220 का, और आपको कंप्लीट कवर करवाना है 1.1। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा डिवाइड करते हो बड़े वाले डिस्टेंस को छोटे वाले से। अगर 14 स्टेप्स चढ़ने हैं और एक बार में आप 2-2 सेंटीमीटर चल रहे हो, तो आप 7 टाइम्स स्टेप्स लोगे और कवर हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पे, ठीक है। 500 आएगा, ये आ जाएगा 11 इंटू 1000 अपॉन 22, बिल्कुल ठीक है। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विल बी 500। नेक्स्ट लिखो, जो अब इस चीज में इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। There's a triangle given, लिखो triangle PQR. A triangle PQR is given, arcs of radius 14 centimeter each, arcs of radius 14 centimeter each have been drawn taking PQR as centers.
have been drawn taking PQR as centers. Find the area of the shaded region. आंसर बताओ। क्यों ऐसा कहा था? शेडेड पोर्शन है पहली बात तो, प्लस यहाँ पे एंगल्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल के बारे में कुछ बताया है? कौन सा ट्रायंगल है? इक्वेटोरियल बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ तो लेना भी नहीं है। ठीक है, पता क्या है आपको, जब आपको ये क्या थीटा तो निकालना ही नहीं है हमें। किसने कहा थीटा निकालना है? ट्रायंगल पहली बात तो आपको मेंशन नहीं किया हुआ कौन सा, तो उस केस में आप ट्रायंगल को इक्वेटोरियल मानकर नहीं चलोगे। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन आपको आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, 60 से सॉल्व करोगे गलत हो जाएगा, चाहे आपका आंसर विल भी सेम आएगा। आंसर सेम होगा फिर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इस केस में ना हमें एंगल नहीं दिए हुए, तो मैंने इस एंगल को ले लिया, मान लो x, या इस एंगल को p ले लो, ये एंगल हमारे पास है q और ये एंगल है r। बात बिल्कुल सही है। कैसे आता है क्वेश्चन, ये कैसे सॉल्व होगा? व्हाट विल हैपन इज, आप कहोगे एरिया ऑफ दिस सेक्टर पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री प्लस पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री पाई, सॉरी क्यू आ गया ना, हाँ, r स्क्वायर थीटा बाय 360। समझ में आ गया? इंडिविजुअल पी क्यू आर की वैल्यू मेरे पास नहीं है, पर मुझे करना क्या है इसमें, पाई 14 स्क्वायर डिवाइड बाय 360 मैंने कॉमन लिया और ब्रैकेट्स में आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर। व्हाट इज p प्लस क्यू प्लस आर? क्योंकि क्या है ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा पाई। चाहे 60 से लेकर आपका आंसर वही आता है, पर सब्जेक्टिवली ये पेपर में क्वेश्चन अगर ऐसे 60 लेकर करोगे गलत हो जाएगा। बात वही है, 60 लोगे इंटू 3 करोगे 180 बन रहा है। ठीक है, सब्जेक्टिव में अगर एमसीक्यू होगा तो सारा सही है, राइट, लेकिन अगर मुझे शो करना है सब्जेक्टिव में तो प्लीज गो बाय दिस और लिखो p प्लस क्यू प्लस आर इज 180 डिग्री। 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 1/2, 22 इंटू 14। ट्रायंगल के एरिया से माइनस नहीं करना। और ये क्वेश्चन होता भी यही है कि आपको ये 3 सेक्टर्स दे दिए, इनका एरिया नहीं निकालना, आप लगा देते हो ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला। 3083 समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट है। अब यही सेम चीज होती है इन केस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a quadrilateral. Arcs of radius 21 centimeter have been drawn taking A, B, C, D as centers. डिपेंड करता है, पर शेडेड पोर्शन कहाँ है ना, तो फिगर आएगी। फाइंड, जैसे अब किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं दी हुई, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, अब वो वाला ना स्क्वायर लग रहा है, ये एमसीक्यू के लिए सही है, लग तो स्क्वायर रहा है, 90 लेकर सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। लेकिन हमें करना क्या है, आर्क्स ऑफ रेडियस 21 21 21 21 हमने ड्रॉ की है, राइट। तो नाउ विल से पाई आर स्क्वायर ए बाय 360 डिग्री, ऐसे ही पाई आर स्क्वायर बी बाय 360, पाई आर स्क्वायर सी बाय 360 एंड पाई आर स्क्वायर डी बाय 360। तो आप ये पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन लोगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। व्हाट हैपेंस टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी? 360।
ये दोनों कट जाएगा, कंप्लीट सर्कल आपके पास बन गया। ये क्वाड्रेंट्स नहीं बने, बस इतना है, दीज आर नॉट द क्वाड्रेंट्स। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो। दिस क्वेश्चन इज थोड़ा सा लंबे वाला, जो मैं आपको कह रही थी, आता है, देखो लिख लिया इतना। The diameters of the front, the diameters of the front and the rear wheels of a tractor are 80 centimeter and 2 meter respectively. Find the number of revolutions that rear wheel makes in covering a distance in which the front wheel makes 1400 revolutions. 2 and 2 meters respectively. फिर से हम क्या याद रखेंगे, दोनों ही व्हील है, देखो दो तरह की व्हील है, एक फ्रंट व्हील है और एक रियर व्हील है, बैक वाली व्हील है, ठीक है। चाहे जो मर्जी व्हील हो, चाहे फ्रंट की हो चाहे बैक की हो, फॉर्मूला एक ही रहेगा। क्या जो चीज हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन में, बोलो। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इज इक्वल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। सो आई विल से सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन। समझ में आ गया ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई r इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, और एक हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 2 मीटर्स का, दोनों को सेम करना जरूरी है, ठीक है। अब वो तो कहते हैं कि जो हमारी रियर वाली व्हील है ना, इसका भी सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे मैंने इसको 80 लिख दिया। आई विल नॉट गो मच इनटू फॉर्मूलाज, ये सब आपको लिखना है, प्रेजेंटेशन वगैरह पूरी लिखनी होगी। यहाँ पे मैंने 80 लिख लिया, दिस इज डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन, ठीक है। दूसरे केस में मैं लिखूंगी 2 पाई और वहां पे 200 लिख लूंगी, ठीक है ना। यूनिट्स को सेम रखना, भूलना नहीं, एंड दैट इज डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन, मतलब एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर किया। अब फ्रंट व्हील ने कितनी रेवोल्यूशंस बनाई थी? 1400। तो मुझे पता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील, वो निकाल सकती हूं मैं, दोनों का एक एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस निकाल दिया, तो फ्रंट व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 1400 रेवोल्यूशंस में, तो मैं निकाल सकती हूँ 2 पाई 80 इंटू 1400। 80 डायमीटर दिया होगा, ये ठीक है। अब ठीक है, 2 पाई 80 by 2 into 400 into 1400, this is distance covered by front wheel।
अच्छा, अगर फ्रंट व्हील ने इतना डिस्टेंस कवर किया है तो रियर व्हील ने कितना किया होगा? सेम। Total distance covered by rear wheel will be 2 pi 200 by 2, sorry, 80 by 2 into 1400, यही होगा। ठीक है, या समझ में आ गया इतना, है ना? अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने तो हम क्या करेंगे? ऑफ रियर व्हील। ऐसे मैंने एक मेथड जो करवाया था ना कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द फ्रंट व्हील बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द रियर व्हील मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय पर रेवोल्यूशन कवर्ड बाय रियर व्हील। इससे ना कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, है ना? याद नहीं, बस समझने की बात है। फॉर्मूला नहीं है कि जितना डिस्टेंस इसने ये वाला किया ना, इट इज इक्वल टू इसकी रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेशंस आसान है, वो सामने सामने आ जाता है, डिवाइड नहीं करना होगा आपको। समझ में आ गया ये? ठीक है ना? ये देखो 2 पाई एंड 2 पाई, दिस कैंसल्स आउट, ये भी कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा 80 इंटू 1400 इज इक्वल टू 200 इंटू एन। फॉर्मूला नहीं है, समझने की बात है कि दोनों के डिस्टेंस सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किसी एक की मिसिंग होगी, तो एक व्हील की रेवोल्यूशन n1, इसका डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन d1, इनको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। यही डिस्टेंस कवर होगा n2, दूसरे की रेवोल्यूशन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और दूसरे का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या है? सेम, वही लेकर चल रहे हो। ठीक है ना? इससे कैलकुलेशंस आसान है, नहीं तो वैसे ही कर लो। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द सेकंड व्हील विल बी 560। रियर व्हील की रेवोल्यूशंस विल बी 560। जितने टाइम में फ्रंट व्हील ने 1400 रेवोल्यूशंस की ना, जितना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने 1400 रेवोल्यूशंस की, उतने ही डिस्टेंस को रियर व्हील ने, क्योंकि वो बड़ा है, 560 रेवोल्यूशंस में कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। तो सब हो ही जाएंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। Sides of a triangular field are, sides of a triangular field are 15 meters, 16 meters, 17 meters रिस्पेक्टिवली। अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए ना, वो वर्कशीट बना के दे दूंगी, घर पे सॉल्व कर लेना, फिर कभी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। With three corners of the field, with three corners of the field, three animals are tied separately. Three corners, three animals are tied separately with ropes of length. एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। ropes of length 7 मीटर each. ropes of length 7 मीटर each. साइड दी हुई है 15, 16 और 17। ठीक है, with three corners of the field, three animals are tied. Cow दिया हुआ, buffalo, horse are tied separately with ropes of length 7 meter each to graze the field. ठीक है, to graze. Find the area of the field. Find the area of field which cannot be grazed. Which cannot be grazed by three animals.
अब यहाँ पे दिया हुआ इक्विलेटरल नहीं है ना। जब ये क्वेश्चन पेपर में देते हैं ना तो होता है कि अच्छा ये नहीं है तो हमें ए नहीं पता, बी नहीं पता, सी नहीं पता। यहाँ पे ना रोप की लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर स्केलिंग ट्रायंगल दिया हो और रोप की लेंथ डिफरेंट होगी ना, आपको हमेशा एंगल दिया जाएगा। समझ में आ गया? इसको मैंने 5 मीटर वाली रोप से बांधा, इसको मैंने 10 से बांधा, इसको मैंने 15 से बांध दिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब आपको एंगल भी दिया जाए, सेक्टर का एरिया निकालना आसान है। समझ में आ गया? तो दैट क्वेश्चन ऑल्सो कैन कम कि ये 40 डिग्री एंगल है, ये 60 है जी, और बाकी बचा ये 80 डिग्री है। अब इसकी रोप है 8, इसकी रोप है 7 और इसकी रोप है 6। अब निकालो, निकाल सकते हो। जब आपको रोप सेम दी हो ना तो एंगल्स नहीं दिए जाएंगे, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल किससे निकालोगे? हिरॉन से। और जो एरिया ऑफ सेक्टर्स याद है हमने पहले किया था 180 डिग्री वाला, वही सेम चीज होगी। समझ में आ गया? क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्यों लगता है? क्योंकि हमें ट्राइंगल ऑन द आउटसाइड दे दिया स्केलिंग, फिर हमें कहते हैं अच्छा एंगल तो पता नहीं अब क्या करेंगे, राइट? तो यही चीज Heron's formula से we'll say area cannot be which cannot be grazed. Area that cannot be grazed will be equal to area of triangle minus area of 3 sectors. इसको बस 3 times मत करना। इसका एरिया आप निकालोगे Heron's फॉर्मूला से, याद है Heron's फॉर्मूला? और 3 सेक्टर्स का एरिया जो हमने किया था पाई आर स्क्वायर 360 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। याद आ गया ना? समझ में आ गया? ये हिरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकालो। उतने बच्चे उतने आंसर्स। हाँ, अब देखो किसका सही है, 12 या 24, है ना? सेमी पेरीमीटर कितना आया? 24 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, है ना? तो 8 3 जा 2 3 जा इंटू 7 इंटू 24 हिरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, पहले निकालोगे सेमी पेरीमीटर प्लस 16 प्लस 17 डिवाइड बाय 2 विच विल बी 48 24। तो एरिया हम लिखेंगे 24 इंटू 24 माइनस 15 24 माइनस 16 24 माइनस 17 24 इंटू 69 9 इंटू 8 इंटू 7। 24 को मैंने लिया 8 इंटू 3, इसको 9 है 3 इंटू 3, इस 8 को ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि एक 8 दिख रहा है, तो ये 8 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट में रह गया 21 स्क्वायर मीटर्स। समझ में आ गया इतना? राइट? So this will be 24 root 21 minus 22 by 7। रेडियस कितनी दी हुई है? 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 11। तो 24 रूट 21 माइनस 77। फ्रैक्शन में है रूट को रैशनलाइज करें, किसको? आंसर फ्रैक्शन में है रूट तो रैशनलाइज करें। कर देना, वैसे तो इतना भी याद है काफी है।
इसके बाद मत सॉल्व करना अगर 21 की वैल्यू नहीं दी हो, ठीक है, या लिखा हो क्लोज टू 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस तब। नेक्स्ट लिखो। अब यही चीज ना आपको ट्रेपीजियम के साथ दिया होगा, चुपचाप से करो, चलो सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन लिखो। चलो मेजोरिटी मैं ही हूँ यहाँ पे बेटा, आप लोग मेजोरिटी में नहीं हो ना, यू आर स्टिल माइनॉरिटी। कल 10 बच्चे और भी आ जाएंगे तब भी मेजोरिटी में मैं ही रहूंगी, ठीक है ना। देयर इज दिस फेमस डायलॉग, क्लास में एक ही गुंडा होता है ना, और वो गुंडा मैं ही हूँ। चलो हाँ सीरियसली, मुझे जब ये बोल सब सुना था तब समझ नहीं आया था, पर अब समझ में आता है। तो क्लास में सिर्फ एक ही गुंडा है और वो अभी तक मैं ही हूँ, ठीक है। हाँ तो ABCD इज अ ट्रेपीजियम। AB इज पैरेलल, क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व तो बाद में करना। AB इज पैरेलल टू CD। AB की लेंथ आपको दी हुई है 18 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, फिगर इज नॉट एज पर स्केल। Distance between AB and CD, distance between AB and CD is equal to 14 centimeter. Arcs of equal radii 7 centimeter. Arcs of equal radii which is 7 centimeter with centers ABCD are drawn. ठीक है, तो अब ना उसने ये वाला एरिया आपको शेड कर दिया। सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये कहा गया। हाँ ट्रेपीजियम है ये। हाँ ट्रेपीजियम का भी एरिया होता है, वही तो बताना है बस। हाँ ठीक है, तो वो तो पता है ना मुझे। हम क्या करेंगे, 7 है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख लो माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। ये तो हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बताना है, माइनस वाली जो चीज होगी वो होगी पाई आर स्क्वायर बाय 360 A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है ना। ये जो 4 सेक्टर्स हैं ये क्वाड्रेंट्स नहीं बन रहे, पहली बात तो यही चीज है कि ये 4 क्वाड्रेंट्स नहीं है, आप क्वाड्रेंट्स नहीं लिखोगे, ये 4 सेक्टर्स बन रहे हैं, इनके एंगल्स हमें नहीं पता, राइट। देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कहा जाता है तो वो होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ half into sum of parallel sides, half into area of trapezium। D1 D2 तुम rhombus का बता रहे हो बच्चे? नहीं मैम, वो B1 plus B2। अच्छा, half into sum of parallel sides multiplied by distance between them। distance between them मतलब height of trapezium, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 प्लस 18 इंटू 14 और ये माइनस कर। चलो अब जाओ।